लेकिन हमारे देश में ऐसे लोगों को महात्मा या योगी की पदवी दी जाती है। लोग उनके पीछे भागते हैं जैसे भेड़ बकरियां चरवाहे के पीछे पीछे भागती हैं। लोकतंत्र में सुनने योग्य सभी बातें सुनी जानी चाहिए और सब लोगों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन का उदय सन 1947 में नागपुर में 18-19 जुलाई को एन. शिवराज की अध्यक्षता में अखिल भारतीय अछूत महासभा हुई। सभा में डॉक्टर अंबेडकर 18 जुलाई से ही मौजूद थे। बताया जाता है कि सम्मेलन में लगभग 1 लाख अछूत समाज के लोगों ने भाग लिया था। 50,000 लोगों का समूह नागपुर रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचा था। इस सम्मेलन में 1 लाख लोगों में 20,000 औरतें भी थीं। ये बात उस समय आश्चर्यजनक बात थी। डॉक्टर अंबेडकर ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस, लंदन से लेकर पूना समझौता, इंडिया एक्ट 1935 तथा बंबई विधानसभा का सदस्य चुना जाना 1937 और विभिन्न मंचों से अलग अलग समस्याओं को लेकर सत्याग्रह, मोर्चे और संघर्षों का सिलसिलेवार ब्यौरा प्रस्तुत किया था। सन 1930-47 तक की मिली छोटी छोटी उपलब्धियों का विवरण भी सम्मेलन में आए विशाल जनसमूह के सामने पेश किया था, ताकि सर्वहारा समाज के व्यक्तियों को पता लग सके कि हम 1930 में कहाँ थे और 1947 में कहाँ पहुँच पाए हैं। अंग्रेज सत्ता ने अछूतों को क्या और कितना दिया तथा सवर्ण हिंदू समाज उन्हें अपने कितने पास लाया। मंदिर प्रवेश, सार्वजनिक ताल नदियों पर जलपान का सामान्य अधिकार, कुछ विशिष्ट रास्तों पर चलने का अधिकार, अछूत बालकों को स्कूलों में प्रवेश तथा सरकारी सेवा, पुलिस एवं सेना में अछूतों का प्रवेश आदि कई उपलब्धियां इस दौरान सर्वहारा समाज ने संगठन और संघर्ष के द्वारा हासिल की थी। उन्हीं का ब्यौरा और चुनाव में सीटों का सुरक्षित होना आदि बातें सम्मेलन में बताई गईं। इस संदेश में उनके भाषण के कुछ वाक्य यूं ये अछूत समाज हिंदू समाज का एक अंग या हिस्सा नहीं है, अपितु वह एक स्वतंत्र समाज है। जब वह एक स्वतंत्र समाज है तो उसे समस्त राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार चाहिए। विचारधारा की बुनियाद है, यह मेरी। लेकिन हमारे स्वतंत्र अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है, इसलिए हमें अधिक संगठित होते तथा तेज संघर्ष करने और सतर्क रहने की जरूरत है। हम न्याय और मानवता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप लोगों ने मेरा सम्मान, मेरे साथ जो आत्मीयता दिखाई है और मेरे प्रति जो निष्ठा व्यक्त की है, उसके बदले में आप लोगों से यह आश्वासन चाहता हूं कि आप निष्ठापूर्वक संगठित होने तक संघर्ष करेंगे और जब तक अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर लेंगे पीछे नहीं हटेंगे। हमारे संघर्ष का ध्येय स्वतंत्रता है। मेरा आपको एक ही उपदेश है और एक ही आदेश है कि पढ़ो, संगठित हो जाओ, आत्मविश्वासी और आशावादी बनो। सम्मेलन के अवसान पर ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की स्थापना की घोषणा की गई, जिसके महासचिव बाबू साहब राजभोज नियुक्त किए गए। उनके महासचिव नियुक्त होने के साथ ही शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की तरफ से अछूतों के लिए अलग बस्तियों और कमीशन बनाने की भी मांग की गई। शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की स्थापना के लगभग 10 महीने बाद बंबई में कई अछूत संगठनों ने मिलकर डॉक्टर अंबेडकर की अर्धशताब्दी का आयोजन किया। ये स्वर्ण जयंती समारोह पूरे 9 दिन तक चला था। इस मौके पर अंबेडकर ने कहा था, नेता अगर काबिल हो तो उसके प्रति आदर प्रकट करो, किंतु मनुष्य को ईश्वर मानना या ईश्वर के समान समझना विनाश का कारण है। इससे नेता के साथ ही उसके भक्तों, अनुयायियों का अधः पतन होता है। मेरा सबसे ज्यादा सम्मान यही है कि मेरे उठाए कदमों, कार्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप पूरा करने की दृढ़ एवं कठोर प्रतिज्ञा करें।
मेरा मकसद अछूतों की सामाजिक समता की प्राप्ति और प्रगतिशीलता है। उनके इस विचारों को सामने रखते हुए मात्र चौराहों, रास्तों तथा सार्वजनिक सभागारों, मैदानों तथा राजकीय विशाल कक्षों तथा नवनिर्मित बौद्ध विहारों में उनकी कांस्य अथवा अष्टधातु, पीतल, मसाले आदि से बनी प्रतिमाओं को लगाने सजाने मात्र से उनके द्वारा शुरू किए गए काम तथा योजनाएं पूरी होने वाली नहीं। जरूरत है उन कार्यों को पूरा करने की, उनके द्वारा निर्मित निर्देशित संवैधानिक नियमों, उपनियमों और सिद्धांतों पर अमल करने की, जिससे सामाजिक समता का मार्ग प्रशस्त हो। उनका सदुपयोग करना और करवाना, उनको अमर करने और अपने आप को ऊंचा उठाने का मार्ग ही अंबेडकर को सही श्रद्धांजलि है। लोग उनका जन्म दिवस बड़े शौक से मनाएं, लेकिन उस दिन अपने साथियों को ये भी बताएं, दिखाएं कि हमने उनकी शिक्षा पर अमल करके अमुक लक्ष्य की प्राप्ति की है। उनकी निधन तिथि पर बताएं कि हमने इतने या कितने निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर शिक्षा प्रसार में योगदान किया है। प्रभात फेरियों, दीपमालाओं की जगमगाहट मात्र से नए समाज समता मूलक समाज का निर्माण होने वाला नहीं। अपने दिलों को जगमगाहट से भरिए, अपने मस्तिष्क में दीपमालाओं की रोशनी उत्पन्न कीजिए। गरीबों की झोंपड़ी तक पहुंचकर उन्हें ऊपर उठाने में सहयोग दीजिए, तभी बाबा साहब के शुरू किए कार्य और योजनाएं साकार होंगी। न सिर्फ आदमी अपितु कोई भी यथा राष्ट्र, यदि वे वर्गीकृत है, तब भी अपने कार्यों, कर्तव्य पालन और उत्तरदायित्वपूर्ण विचारों, सभ्यता संस्कृति के बेहतर उपादानों से अमर रहते हैं, अन्यथा काल गर्भ में वित्तीर्ण हो जाते हैं। कुकार्यों, कुप्रथाओं तथा दुराचारी प्रवृत्तियों वाले नेता, आदमी, समाज, राष्ट्र मात्र अपयश के रूप में किसी पोथी के पन्ने पर अंकित तो हो सकते हैं, परंतु पृथ्वी पर उनके निशान नजर नहीं आते। इस तरह मनस्वी अंबेडकर को भगवान या देवता बनाकर पूजना उनके किए कराए को मेटने जैसा तो है ही, साथ ही अमरत्व को मृत्युधर्मी बनाना भी होगा। उनकी कृतियों चाहे वे साहित्य संपादन के रूप में हो, अथवा शिक्षा संस्थानों के रूप में या फिर स्मारकों के रूप में, उन्हें बनाए रखना और निरंतर उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना, अगर हो सके तो उन्हें और ज्यादा बेहतर स्वरूप देना, उनके उद्देश्यों को फलीभूत देखना है। वे पौधे जो उन्होंने रोपे हैं, लगाए हैं, वे ऊंचे उठें। उनकी शाखाएं चारों दिशाओं में फैलें और उनकी छाया, फूल, फल और पत्र सबको उपलब्ध हों, सब उनका लाभ उठाएं। वे राष्ट्र की अमर निधि हों और बोधि वृक्ष की शाखाओं की तरह उनकी शाखाएं कलम के रूप में चारों दिशाओं के राष्ट्रों में रोपी जाएं। ऐसा ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ऐसा हमारा आचार व्यवहार होना चाहिए। विश्व मानवता की रूपरेखा उभरे और उसे महाविनाशकारी अस्त्र शस्त्रों के घातक प्रहारों से प्राण मिल सके। क्या यही गौतम बुद्ध का धर्म नहीं कहता है? यही वजह थी कि मेधावी अंबेडकर उस धर्म की शरण में गए थे, जिसमें संघ भावना, समत्व इच्छा का रूप है। अन्यथा वे इस्लाम, ईसाई तथा सिख आदि धर्मों या मार्गों में से किसी को भी अपना सकते थे, ग्रहण कर सकते थे। उनके समत्व और संघ की व्यापकता को समझकर कार्यशील होना होगा, ताकि इस मानवता को नष्ट होने से बचाया जा सके। अपने मूल विषय संगठन शक्ति की ओर प्रस्तुत होते हुए भी यहाँ ये बताना उपयुक्त होगा कि ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की स्थापना से पहले डॉ. अंबेडकर जुलाई 1942 को वायसराय की परिषद के सदस्य नियुक्त हो चुके थे और वे 10 दिसंबर 1946 तक सदस्य रहे। इस दौरान उन्होंने श्रमिक हितों के विस्तार के लिए अनेक कदम उठाए और अनेक मौकों पर उन्होंने अपने तर्कों से वायसराय तक को अपना कायल कर दिया। यहाँ पर ऐसी ही एक घटना का उल्लेख हो रहा है। एक कमीशन नियुक्त किया जाना था। वायसराय एक ब्रिटेनवासी डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर इंजीनियर को नियुक्त करना चाहते थे, क्योंकि वह मिस्र के आसवान बांध पर काम कर चुका था। डॉक्टर अंबेडकर एक अमेरिकी यांत्रिक विशेषज्ञ को योजना का मुख्य इंजीनियर बनाने के पक्ष में थे, क्योंकि यह टेनेसी घाटी अथॉरिटी के साथ काम करने का गहरा अनुभव प्राप्त विशेषज्ञ था। उन्होंने वायसराय हिंद से कहा कि ब्रिटेन में बड़ी नदियों नहीं है, इसलिए ब्रिटेन के इंजीनियरों को बड़े बांध निर्माण करने का अनुभव कम होता है। आखिरकार वायसराय को डॉक्टर शून्य अंबेडकर की दलील को मानना पड़ा। इस प्रकार अंबेडकर न केवल अक्ल के धनी थे, अपितु तर्क के भी धनी थे। सच में उन्हें नेतागिरी से बिल्कुल लगाव नहीं था। 23 अगस्त 1942 को दिल्ली में जब डिप्रेस्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से उनका स्वागत किया गया था तो उन्होंने कहा था, मुझे नेतागिरी से कोई प्रेम नहीं है। वे देखेंगे कि वायसराय की काउंसिल के मेंबर बनने पर अगर वे पिछड़े वर्ग की हालत सुधारने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो त्यागपत्र देकर वे उन कामों में जुट जाएंगे जो मैंने शुरू किए हुए हैं। उन दिनों डॉक्टर अंबेडकर को धमकी भरे पत्र भी मिल रहे थे। वस्तुतः जुलाई 1942 को उन्हें वायसराय की परिषद में लिए जाने से कांग्रेसी बुरी तरह बौखला गए थे। धमकी भरे पत्रों का सिलसिला जेल से बाहर रहने वाले छुटभइये कांग्रेसियों का ही करिश्मा था, क्योंकि उन व्यक्तियों की नज़रों में डॉक्टर अंबेडकर का भारत में सबसे बड़े अंग्रेज का सहयोग करना, उन्हें देशद्रोह दिखाई देना सामान्य बात थी। अपने एक दोस्त एम.बी. समर्थ को बंबई में पत्र लिखते हुए सितंबर 1942 को अंबेडकर ने लिखा, मुझे ऐसे खत मिल रहे हैं जिनमें मेरी हत्या करने की धमकियां दी गई हैं। मैं अपने सचिव को बता रहा था कि कानून के तहत जब हम किसी व्यक्ति को फांसी चढ़ाते हैं तो उससे जुर्माने का दंड नहीं लिया जाता। ये हत्यारे मेरा जीवन लेने के साथ साथ बिना टिकट लगाए खत भेजकर मुझ पर इस प्रकार जुर्माना क्यों कर रहे हैं?